CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। 20 जनवरी एक गणतंत्र दिवस और देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद कहाँ हुआ? आज हम गुलाम हैं। आज मैं आपकी गुलाम हूँ, आप किसी और के गुलाम हैं, वो किसी और का गुलाम है। देश की हर बेटी गुलाम है, देश की हर बेटी जलाई जा रही है। हर जगह देखो तो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं। तो जब तक हमारे देश की बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो आज़ादी के कोई मायने नहीं होंगे। और आज हमारा देश जब भी इलेक्शन का टाइम आता है इतना भयंकर हो जाता है, अपने काटने को तुले हुए हैं। ये इलेक्शन का टाइम तो है, लेकिन कोशिश करिएगा किसी मजदूर, किसी मजलूम और किसी बेकसूर इंसान की जान ना जाए इन वोटों के चक्कर में। तभी ये 26 जनवरी का आज़ादी का जो पर्व है वो खुशियों भरा और इंसान की लाइफ में ज़रूर आए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू में। बहुत अच्छा फ़क्र होता है जब देश के प्रति कुछ कर जाने वाले, जज्बा रखने वाले लोगों से जब मुलाकात होती है। हालांकि देश के लिए मर मिट जाना, देश के लिए कुछ कर जाना, ऐसे लोगों से मिलने के बाद बहुत खुशी महसूस होती है। जी हाँ, आपको ऐसे ही एक समाज सेविका से मिलाने जा रहे हैं जो देश के लिए काफ़ी कुछ कर जाती है। हालांकि जो जवान शहीद होते हैं उनके घर वालों से मिलना, उनकी मदद करना, यानी देश के लिए कुर्बान होने वाले जो जवान हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाली एक ऐसी मशहूर समाज सेविका है। हालांकि लॉकडाउन हो, कोरोना हो, हर समय लोगों की वो मदद करते आई हुई है और जम्मू कश्मीर की वो मदर टेरेसा कही जाती हैं। उनका नाम है संध्या गुप्ता जी। संध्या गुप्ता जी को आप पहले भी CEN न्यूज चैनल के माध्यम से एक बार देख चुके हैं मुंबई में, लेकिन इस वक्त हम जम्मू में हैं, इसलिए उनसे आज मिलने आए हुए हैं। और संध्या गुप्ता जी खुद जम्मू की रहने वाली हैं। सबसे पहले तो आपका CEN न्यूज चैनल में स्वागत है जी। सबको नमस्ते। आप सबको देखने वाले, सुनने वाले सभी लोगों को संध्या गुप्ता की तरफ से ढेर सारा प्यार और नए साल की खूब सारी गुड विशेस। मैं जानना चाहूँगा कि वुमेन क्लब मेरी पहचान के माध्यम से लोगों की काफ़ी सेवा आप करते आई हुई हैं, आज भी लोगों की सेवा कर रही हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि आपने एक अवार्ड का कार्यक्रम रखा था जहाँ पे जवानों को काफ़ी बुलाया था। आपने क्या कहना चाहेंगे इसमें? लास्ट टाइम जैसे कि सारे हिंदुस्तान को पता है कि 30 नवंबर को महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड किया गया, जो मेरा मकसद है कि अपने महाराजा जी को सारे बच्चे बच्चे के दिल में बसाना है मुझे, कि आज हम जो डोगरा कहलाते हैं वो किन की वजह से कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा ये था कि इस अवार्ड को करने के लिए किन चीज़ों को मैंने पाया और किन चीज़ों को खोया, वो मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा बताना चाहती हूँ। स्ट्रेस इतना था क्योंकि पूरे इंटरनेशनल लेवल के अवार्डीज़ जो थे इस अवार्ड को लेने के लिए आ रहे थे और साथ में 17,000 जो थे वो हमारे पास प्रोफाइल आ चुकी थी, जिसमें से हमें सिर्फ 13 लोगों को चुनना था और ये बड़ा टफ डिसीज़न था। अकेला वुमेन क्लब मेरी पहचान ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, कोई सपोर्ट नहीं होती, किसी की भी कोई हेल्प नहीं मिलती, गवर्नमेंट फंडिंग तक नहीं हमें लेने की अभी तक मुझे जा चाहिए हमारे क्लब के थ्रू। हालांकि सबने मुझे बोला कि आपके क्लब के पास ATG भी है तो आपको फंडिंग की क्या ज़रूरत है, लोग खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ATG तो होता नहीं है। तब भी मुझे लेने की कोई समझ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बाय प्रोफेशन तो मैं एक डिज़ाइनर हूँ और अपीयरेंसेस एक ब्रांड चलाती हूँ। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई तो जब सब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेली एक ऐसी इंसान हूँ ये जो नेक काम कर रही है। एक जज्बा होता है काम करने का, वो अंदर से आना चाहिए। मेरे अंदर से जज्बा था अपने फौजी भाइयों के लिए। मुझे लगता था जब भी मैं उनकी यूनिफॉर्म देखती थी तो अपने आप मन जो था ऐसे सल्यूट मारने को, जय हिंद कहने को ऐसे तड़प सा उठता था। जब मैं उनके टच में आई, जब मुझे लगा कि अरे यार ये देश के लिए कुर्बान होते हैं, ऐसा जज्बा क्या है।
क्यों इनके अंदर मर मिटने की वो लालसा रहती है, फिर अपने एक और हथियार को खड़ा रहते हैं। हथियार मतलब अपने भाई को, अपने बच्चों को। एक जवान शहीद हो जाता है तो उनके अंदर वो जज्बा जो था ना वो कम नहीं होता था। वो देखने को लगता था कि उनका भाई तैयार रहता था फ़ौज में दाखिल होने के लिए, या उनका बेटा तैयार रहता था फ़ौज में दाखिल होने के लिए कि नहीं, अगर हमारे बाप या हमारे भाई शहीद हो गए हमें भी फ़ौज में भर्ती होना था। तो इतना उनको देख देख के मैं बड़ी हो रही थी और मन के अंदर एक भावना आ रही थी कि मुझे अपने जवान के जैसा बनना है। मैं बन तो नहीं पाई, पर मैंने एक बीड़ा उठाया कि जो देश के लिए शहीद हो जाता है और देश वाले आराम से सोए हुए हैं कंबल लपेट के, क्या आपके कंबल के पीछे आपने ये चीज़ देखी कि सियाचिन की पहाड़ियों पे कड़कती धूप, बर्फीली चोटियों पे जमी हुई परत बर्फ़ के अंदर वो जवान सैनिक बैठ के देश की रक्षा कर रहा है, और आज हम घरों में सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम हमेशा सुनते थे, न्यूज़ आ जाती थी, न्यूज़ पेपर पे देखते थे, चैनल पे देखते थे, आज वो शहीद हो गया, आज उसको मिलिटेंट्स ने मार दिया, आज वो जवान का प्लेन क्रैश हो गया। और हमें एक आदत बन गई थी। हमें लगता था कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, वैसे वो न्यूज़ पढ़ा करते थे और हमें उत्सुकता रहती थी उस न्यूज़ की कि आज कितने बलिदान हो गए, आज कितने शहीद हो गए। लेकिन जज्बा नहीं था अंदर कि वो कुर्बानी क्या है, उन परिवारों के ऊपर क्या व्यतीत होता है जिनकी फैमिली का कोई मेंबर शहीद हो जाता है, जो बलिदान दे देता है देश के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, और हमारे पास चंद पल नहीं है उनको याद करने के लिए। आज सोशल मीडिया जब से सामने आई है तो लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए, दिखावा दिखाने के लिए वो एक दिन वीडियो के आगे आ जाते हैं और अपने आप को दिखाते हैं जय हिंद करते हुए, सैल्यूट करते हुए, सिर्फ आधे घंटे के लिए, सिर्फ एक आधे चंद पलों के लिए। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि जो गया वो कौन था, किसी ने क्या कुर्बानी दी। मैंने बीड़ा उठाया, मुझे ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में आए जिन्होंने मुझे, मेरे अंदर ये जज्बा पैदा किया। उनमें से सबसे जो मैं, जिनको मैं अपना आइडियल मानती हूँ, वो थे विकास मनहास सर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो थी वो इन लोगों को कुर्बान कर दी। उन्हीं के लिए, वो किसी का आज बेटा है तो किसी का बाप है तो किसी का भाई है, किसी का गुरु है। आज वो अपने परिवार की तरफ उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना इन शहीद भाइयों के घरों में जा जाके, यही से उन्होंने ही मुझे सिखाया, उन्होंने ही मेरे अंदर एक जज्बा पैदा किया। आज वो जज्बा जो है मेरे अंदर इतना कूट कूट के भर गया है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता अपने जवान के लिए, कुछ सुनाई नहीं देता। मेरा मन करता है कि जैसे ही मुझे पता चलता है कि उसकी एनिवर्सरी है तो मैं पहुंच जाती हूँ। हिंदुस्तान का चाहे कोई भी कोना क्यों ना हो, पथरीली राहें क्यों ना हो, मैं पहुँचती हूँ अपनी पूरी टीम के साथ और वहाँ उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरीज मनाते हैं। कहते हैं तीर्थ लोग जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन हम लोग जो हमारा जो जज्बा है, हम कहते हैं वीर यात्रा करते हैं। हम उन शहीद भाइयों के घरों में जिनके जवान शहीद हो जाते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं, हम उनके घरों में पानी पीते हैं, रोटी चाय नाश्ता करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और वो जो तीर्थ हम करके आते हैं वो भगवान के तीर्थ से बढ़ के तीर्थ होता है। आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप ये मेरी बातें जो है आपके लोग देखेंगे और पहचानेंगे कि संध्या गुप्ता ने क्या खोया, क्या पाया। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कुदरत, साईं बाबा, भगवान की रहमत बरस रही है, जिन्होंने मेरे अंदर ये सब कुछ करने के लिए मुझे चुना। भगवान भी उन्हीं को चुनते हैं जो ईमानदारी से अपने लिए तो सारी दुनिया जीती है, जो खुद के लिए जीते हैं तो क्या जीना हुआ। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तभी तो भगवान ने मुझे चुना है इस नेक काम के लिए। आज भी रात को चाहे 3 बजे 2 बजे कोई भी इंसान हो, कुछ भी पक्षी जानवर, मुझे पता चलना चाहिए कि भाई इस इंसान को या जानवर पक्षी को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं सबसे पहले खड़ी मिलती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, बड़े सारे लोग फेक भी होते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। फेक किस लिए होते हैं कि उनको पता है कि इसकी संध्या गुप्ता वुमेन क्लब मेरी पहचान की डिक्शनरी में ना वर्ड नहीं है किसी के लिए।
पर मैं कहती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क है जब दिल में जज्बा है। अगर एक के घर में एक चपाती खा रहा है वो इंसान, अगर उसको और ज़्यादा भूख है तभी तो वो मेरे पास आएगा। हम उसमें फेकपन नहीं कह सकते, हम उसके, मैं फिर भी अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि इन्होंने फिर भी मुझे चुना। अगर इनके पास थे ऑलरेडी सब कुछ था, फिर भी इनको लगा कि हम इनसे और मदद ले लेते हैं, तो भी तो मैं समझ लो कि मैं अपने आप को एक लक्की साबित कर मतलब महसूस करती हूँ कि इन्होंने फिर भी मुझे चुना, फिर भी मैं उनकी मदद करती हूँ। और एक ही मकसद है वुमेन क्लब मेरी पहचान का कि मुझे जब मैं मर जाऊँ मेरे दिल में और मेरी आंखों में सुकून होना चाहिए कि मैं इस देश में आई, जन्म लिया मैंने, मैं उन लोगों के काम आई जिनको मेरी ज़रूरत थी। तभी तो आप देखो आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे कोई मौली का नाम बुलाते हैं। अभी मैं मधुसूदन जी, जिनको शौर्य चक्र मिला था मुंबई में, आपको मालूम होगा जब उनको 17 गोलियां लग गई थी और उसी खुरपी से उन्होंने आतंकवादी का नाश किया था। जब जहर फैल गया उसी खुरपी से उन्होंने अपनी टांग काट दी। जज्बा देखा मैंने उनके अंदर, आज वो जिंदा है फिर भी हौसले के साथ जी रहे हैं। दीपचंद जी, नायक दीपचंद जी जो करगिल वॉर योद्धा रहे हैं, दोनों टांगे कटी हुई थी, हाथ कटा हुआ था, लेकिन क्या काम नहीं करते हैं वो। ऐसे सेलिब्रिटी हैं, एक बहुत बड़े जज्बा देखने को मिलता है, क्या काम नहीं करते हैं वो। हम लोग 2 टांगों वाले 4 जो हमें भगवान ने सब कुछ संपूर्ण बनाया है, हम वो हौसला नहीं रखते हैं। तो जज्बा इन लोगों के अंदर आता है, इनको देख के जीने का उत्साह जो है, उमंग जो है मेरे अंदर भरती है। नंबर 2, मुझे मेरा मानना है जो शहीद हो जाता है, जो बलिदान देता है हमारा नौजवान जो फौजी भाई है, वो तो एक दिन मर गया। आपने कभी सोचा है जो डिसेबल हो जाते हैं वो ज़िंदगी भर हर पल हर सेकंड मरता है वो इंसान। अभी ठंड के दिनों में बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो डिसेबल हो गए हैं, जिनको इतने सारे एक इंसान ने 20 से 25 ऑपरेशन करवाए हैं, आज वो जिंदा है। किसी की आंखें जा चुकी हैं, किसी के सोचने समझने की शक्ति जा चुकी है, जो टांगों से अपाहिज हो चुका है, जिसकी बाजुएं नहीं हैं, वो जी रहे हैं हर पल हर घड़ी। वो कैसे सरवाइव करते हैं, किसी ने सोचा? आप सबने सोचा जो मुझे सुन रहे हैं आज? नहीं सोचा। सोचना ज़रूर, उनसे मिलने की कोशिश करना, शायद आपके अंदर वो फीलिंग पैदा हो जाए जो मेरे अंदर फीलिंग पैदा हुई है। आज आप सबके सामने ये पिक्चर लाने का एक ही मकसद था, आप अपने आसपास के लोगों को भी ज़रूर देखिए। हमारा जो फौजी भाई है वो आप ही के आसपास रहता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा कि 3 घर छोड़ के या 2 मोहल्ला छोड़ के वो फौजी भाई आप ही के लिए लड़ा होगा कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मिले मुझे ज़िंदगी में जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। आज उनके घर पे कुछ भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। दादी जो उनकी बूढ़ी बुजुर्ग दादियों से मैं मिल के आती हूँ, आंखों से देख नहीं पाती हैं, पर वो सिसकती रहती हैं अपने उस पोते के लिए जो उसको जान से प्यारा था, जो खानदान का इकलौता चिराग था। लेकिन उसने चुना अपनी फैमिली को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए, और देश के लिए जो जज्बा था उसको वुमेन क्लब मेरी पहचान सलाम करता है। जी हाँ, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको लंबी उम्र मिले और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें, जवानों के घर वालों की सेवा करते रहें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल हर किसी के पास होता है, लेकिन हर कोई दिलदार नहीं होता। और संध्या गुप्ता जी जैसे लोग इस भारत देश में रहना बहुत ज़रूरी है, लोगों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगा कि देशभक्ति आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, या जो देश के सिपाही हैं या देश के जो नौजवान हैं जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके घर वालों से मिलना, उनकी मदद करना या उनके लिए क्या हेल्प हो सके उस लिए आप करते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो अन्य लोगों के साथ भी आप खड़ी रहती हैं, व्हील चेयर हो, राशन किट हो, ऐसा हमने बहुत सारा आपका पिक्चर रिकॉर्ड किया है जिसमें आप ये सब चीज़ें काम करते हुए नज़र आई हैं। जम्मू ही नहीं, श्रीनगर, हर इलाके में आप जाकर इस तरह की सेवा करती हैं। तो इतना जज्बा और जुनून कहाँ से पैदा होता है आपके अंदर, या इतनी शक्ति कहाँ से लाती हैं आप?
मेरे माँ बाप ने शक्ति दी थी। बचपन में मुझे याद है कि जब मेरे फादर साहब नेक काम किया करते थे, लोगों की सेवा किया करते थे, तो तब हम बहुत अमीर होते थे। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं आता था कि हम तो बहुत अमीर हैं, ये काम तो हमें शोभा नहीं देता। तो मुझे याद है वो दिन जब मेरे फादर साहब बस में, जब बसेस होती थी हमारे टाइम में, तो कहीं पर भी आना जाना तो बसेस में जाया करते थे। किसी बुजुर्ग को देखना, किसी महिला को देखना, किसी असहाय को देखना, तो फटाफट से उन्होंने उतर के उनकी सेवा करनी, उनका सामान उतारना गाड़ी में से। मुझे कहीं ना कहीं अजीब सा लगता था। मैं कहती थी हम अमीर लोग हैं, ये क्या डैडी करते रहते हैं। किसी की शादी होती थी, बिना बुलाए चले जाते थे, कार्ड भी नहीं आता था तो भी कन्यादान के लिए चले जाते थे, पूरी शादी करा के पूरा अपना उस बेटी की जिसकी शादी हो रही होती थी पूरा योगदान देते थे। सुबह घर आते थे बिना खाए पिए और घर आके नहा धो के खाया करते थे। तो मुझे बेइज्जती फील होती थी। मैं सोचती थी अरे डैडी क्या करते हो। मम्मी को बोलती थी, डैडी को तो कभी बोल नहीं पाई कि कार्ड तो आया नहीं, बुलावा तो आया नहीं, तो डैडी कैसे चले जाते हैं, ऐसे किसी के घर पे भी चले जाते हैं। आज मुझे वो चीज़ें याद आती हैं तो मेरा मन अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए वो दिल श्रद्धा से झुक जाता है। कहते हैं संस्कार तो घर से ही आते हैं, और संस्कार दिए थे मेरे माँ बाप ने, मेरे ख़ानदान ने। वो जज्बा जो दिया था, सेवा भाव, वो मुझे अपने ही माँ बाप से मिला। आज उनकी जब बातें याद आती हैं तो मुझे अपना वो बचपना याद आता है कि कैसे मैं क्वेश्चन किया करती थी, कैसे वो बुरा लगता था। अब मन करता है कि जब मैं देखती थी कि लोग साधु बन गए, साधु बनने के बाद वो चोले पहनते हैं, चोला पहनने के बाद वो जब सिंहासन पे बैठते हैं तो बड़े बड़े भाषण दिया करते हैं, और भगवत गीता का पाठ, रामायण का पाठ, और ना जाने कौन कौन से वो प्रवचन सुना के दुनिया को बदलने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था। मुझे लगता था कि ये क्या है। इसके बारे में भी मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा क्या प्रवचन जो होते हैं वो इंसान को बदल सकते हैं? क्या प्रवचन से इंसान की गरीबी दूर हो सकती है? क्या इनके रामायण पाठ से या भगवत गीता में जो लिखा था, जो सार था भगवान कृष्ण का कि कर्म कर और बाकी तू चिंता मत कर, तुम इंसान को, मुझे लगता था कि अगर वो बैठा रहेगा, अगर लोग कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ भगवान को याद करो, पूजा पाठ करो, व्रत रखो, लेकिन आप मंदिर में जाके ढेरों कुछ चढ़ाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो शिव जी भगवान को, और वहीं एक तरफ आप बाहर देखते हो भिखारी का बच्चा तड़प रहा होता है और वो खाने को मांग रहा होता है, और वो बेचारी भिखारन जो है, गरीब लोग, आप उनको नहीं देते हो क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो सेल्फिश हो गए, हम कहीं ना कहीं मतलबी हो गए। हम भगवान को पूछते हैं, वो क्या हमारे अंदर का डर है क्या हम अपने लिए पैसा मांगते हैं, अपने लिए प्रोग्रेस मांगते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे घर में खूब पैसा हो, धन हो, दौलत हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो, और हम उस भगवान को, उस पत्थर की मूर्ति को पूजने जाते हैं जिसने इंसान को पैदा किया। वो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर चढ़ाया गया दूध तब तक व्यर्थ है जब तक एक भूख से बिलखता हुआ बच्चे के पेट में वो दूध नहीं जाएगा, और आप पत्थर की मूर्ति के ऊपर दूध चढ़ा रहे हो और आपको पता है वो दूध कहाँ जाता है, वो बेकार हो जाता है। मैंने देखा श्रद्धा भाव होनी चाहिए, रखनी चाहिए। भगवान है हमारे और होना चाहिए। आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाओ, जो दिल करता है चढ़ाओ, पर उसमें से कम कोई 10-20% तो आप उन लोगों को दे दो जिनको ज़रूरत है। उनको आप देते नहीं हो। भगवान को आप खुश करते रहते हो, प्रवचन आप सुनते रहते हो, प्रवचन से आपको क्या मिलने वाला है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना गहने उतार के दे आती हैं, खुद फाके रहेंगी, व्रत रखती हैं, मुंह में निवाला नहीं डालती हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन वो जब प्रवचन सुनने जाती हैं तो वो अपना पेट, अपने बच्चों का पेट काट कर उन गुरु जो भी हैं उनके पास वो चढ़ावा चढ़ाने जाती हैं। पहले कहते हैं, भगवान कहते हैं, पहले हे इंसान तू कर्म कर, पहले खुद का पेट तो भर ले। जब तू खुद का पेट भरेगा, खुद तुझे संतुष्टि होगी, तेरे अंदर वो जज्बा आएगा वो काम करने का, दूसरों की सेवा करने का। हम फाके रहें, हम कुछ खाए नहीं और हम किसी और की मदद कभी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने पूरी करी। मैंने कोई ऐसा
काम वो नहीं किया कि जिसमें कोई भी किसी चीज़ को मेरे बच्चों के लिए कोई कमी आए या उनको लगे कि माँ हमारी जो है हमारा हिस्सा काट के लोगों की सेवा में लगा रही है। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, फिर मैंने अपनी फैमिली से बात की कि अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है। आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि ये मेरा फ़ैसला जो है मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा, और आज जो भी मैं करती हूँ उनकी पूरी सपोर्ट होती है। दिल खोल के कमाती हूँ और दिल खोल के लोगों पे खर्च करती हूँ। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं अपनी वुमेंस क्लब मेरी पहचान के माध्यम से, लेकिन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं रहता है कि जब चुनाव आए तब चुनाव में टिकट किसी पार्टी से लेना और चुनाव में खड़ा होना और जो लोगों की आपने मदद किया है उनका वोट मांगना, तो क्या ऐसा कुछ सोच के आप कर रहे हैं कि सिर्फ समाज सेवा है? मुझे तो पॉलिटिशियन तो बनना ही नहीं है। पॉलिटिशियन बन के मैं अपनी आज़ादी पे कांटे नहीं चुभो सकती। मैं एक आज़ाद ख्याल की औरत हूँ, मैं घूमना फिरना मस्त रहना पसंद करती हूँ। अगर मैं पॉलिटिशियन बन जाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं जो आज ये समाज सेवा कर रही हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं पॉलिटिशियन बन गई हूँ। जब मैं पॉलिटिशियन बन गई तो मैं कहाँ समाज सेवा कर सकती हूँ? फिर मैं आपको झूठे वादे करती रहूँगी और मैं आपको वोट लेने के चक्कर में आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाऊँगी, बड़ी बड़ी बातें करूंगी, और जब मैं गद्दी पे बैठ जाऊंगी तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तब मेरे पास पावर होगी, पैसा होगा, रुतबा होगा, फिर आप लोग कहाँ मुझे याद आओगे। तो इससे बेहतर नहीं है जो मैं समाज सेवा कर रही हूँ, वुमेन क्लब मेरी पहचान चला रही हूँ। आज मैं खुद की ज़िंदगी भी जी रही हूँ, आपके लिए भी कर रही हूँ। तो आप ऐसा करिए, एक नेता चुनिए, अच्छा नेता चुनिए, क्योंकि ज़रूरत है अच्छे नेताओं की। अब यूथ को, मुझे लगता है कि आज के यूथ को आप लोग मौका ज़रूर दीजिए। आप लोग जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, वो बड़े बुज़ुर्ग हो चुके हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है, आप एक बार उनको चांस दे के देखिए। मुझे लगता है कि जो उनके अंदर दिमाग है, जो उनके अंदर आज इंटेलिजेंट, वो इतने इंटेलिजेंट है, उनकी सोच बड़ी दूर जा चुकी है, लेकिन हम उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं बच्चे हैं, ये कहाँ पॉलिटिशियन बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे तो कहीं देश का पता नहीं क्या करेंगे, कल्याण नहीं करेंगे या क्या कर लेंगे। मेरी सोच डिफरेंट है। अगर मुझे एक दिन का सीएम बना दिया जाए, मैं बता रही हूँ, वो मूवी आई थी ना, वो जो अनिल कपूर की, एक दिन का वो जो बना था, कभी अगर मुझे मौका मिला एक दिन बनाने का, तो मेरे आसपास जितना यूथ है, जितनी लेडीज़ है, मैं सबसे पहले चुनूंगी कि किसके अंदर वो पावर है कुछ करने का, देश के लिए जज्बा है। मैं सबसे पहले उनको गद्दियों पे बिठाऊंगी, उनको हर वो पावरफुल सीट पे बिठाऊंगी, और फिर मैं दुनिया को दिखाऊंगी। एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए इन लोगों के ऊपर। इन लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो तो देश के लिए क्या कुछ कर पाओगे। एक क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, लोग इतनी प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी करते हैं, इतनी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी ओहदेदार, बड़े बड़े सब सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग, नेता, ब्ला 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 ब्ला, इतनी, कहीं सुनने में आता उनकी 3000 एकड़ ज़मीन, कहीं सुनने में आता उनके इतने बैंक अकाउंट, कितने सुनने में आता जी उनके पास इतने किलो सोना निकला, इतनी गाड़ियाँ। क्या आप सुकून से जी पाते हो? खाना तो आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप पैसे कोई देखते रहते हो। डिप्रेशन इतना है, स्ट्रेस इतना है कि और क्या करोगे? हाँ, इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 2 साल में इतने पैसे होने के बाद भी कुछ काम नहीं आया। काम आएगा आपकी ईमानदारी, आपकी की हुई सेवा और आपके अंदर का वो जज्बा जो लोगों के लिए होना चाहिए। मैं नहीं कहती हूँ आप सब कुछ ही उजाड़ दो, आप अपने लिए बहुत कुछ रखो, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ हद तक उन लोगों को की ज़रूरत को ज़रूर पूरा करो जो वुमेन क्लब मेरी पहचान करता है। अच्छा, जाते जाते मैं जानना चाहूँगा कि 26 जनवरी है और आप एक देशभक्त हो और देशभक्तों के लिए आप जानी जाती हैं। क्या सोचा आपने कि इस 2022 के 26 जनवरी पर क्या सोचा आपने, क्या करेंगे देश के लिए, या किस तरह लोगों की सेवा करने के बारे में सोचा, या क्या नया आप करेंगे? हमेशा नया करने की सोचती हूँ, लेकिन 26 जनवरी एक गणतंत्र दिवस और देश आज़ाद हो गया,
लेकिन आज़ाद कहाँ हुआ। आज हम गुलाम हैं, आज मैं आपकी ग़ुलाम हूँ, आप किसी और के ग़ुलाम है, वो किसी और का ग़ुलाम है। देश की हर बेटी ग़ुलाम है, देश की हर बेटी जलाई जा रही है। हर जगह देखो तो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं। तो जब तक हमारे देश की बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो आज़ादी के कोई मायने नहीं होंगे। और आज हमारा देश जब भी इलेक्शन का टाइम आता है इतना भयंकर हो जाता है, अपने काटने को तुले हुए हैं। ये इलेक्शन का टाइम तो है, लेकिन कोशिश करिएगा किसी मज़दूर, किसी मज़लूम और किसी बेकसूर इंसान की जान ना जाए इन वोटों के चक्कर में। तभी ये 26 जनवरी का आज़ादी का जो पर्व है वो खुशियों भरा और इंसान की लाइफ में ज़रूर आएगा। मेरा यही मैसेज है सबके लिए। जी हाँ, तो आपने देखा कि एक समाज सेविका देश के लिए कुछ कर जाना, देश के लिए मर मिट जाना, ऐसा जज्बा रखने वाली संध्या गुप्ता जी थे। सीए न्यूज़ के माध्यम से आपने उनकी पूरी बातें सुनी, हमने क्या बात किया और उन्होंने किस तरह लोगों की मदद की, जवान हो, गरीब हो, हर किसी के लिए। और अगर इन्हें एक दिन का सीएम बना दिया जाएगा तो किस तरह पूरे देश में खलबल मची जाएगी, यानी युवाओं को किस तरह आगे बढ़ने का मौका देंगी। हालांकि विदा लेते हैं, फिर कभी संध्या गुप्ता जी से मुलाकात करेंगे और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन मुदस्सिर के साथ राज पांडे, जम्मू। 20 जनवरी एक गणतंत्र दिवस और देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ाद कहाँ हुआ। आज हम गुलाम हैं, आज मैं आपकी ग़ुलाम हूँ, आप किसी और के ग़ुलाम है, वो किसी और का ग़ुलाम है। देश की हर बेटी ग़ुलाम है, देश की हर बेटी जलाई जा रही है। हर जगह देखो तो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं। तो जब तक हमारे देश की बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो आज़ादी के कोई मायने नहीं होंगे। और आज हमारा देश जब भी इलेक्शन का टाइम आता है इतना भयंकर हो जाता है, अपने काटने को तुले हुए हैं। ये इलेक्शन का टाइम तो है, लेकिन कोशिश करिएगा किसी मज़दूर, किसी मज़लूम और किसी बेकसूर इंसान की जान ना जाए इन वोटों के चक्कर में। तभी ये 26 जनवरी का आज़ादी का जो पर्व है वो खुशियों भरा और इंसान की लाइफ में ज़रूर आए।